वेलकम टू भुवनेश गोयल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 10 ऑफ सीआरपीसी, जो कि बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी की। सेक्शन है 129 से 148। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हु मे कमांड एनी अनलॉफुल असेंबली टू डिस्पर्स। अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए कमांड कौन देता है? तो कौन देगा? या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देगा या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो हमारा आंसर होगा आइदर ए और सी ऑफ द अबव। देखिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ये अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने की कमांड दे सकते हैं। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का इसमें कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमंग इज द फॉलोइंग हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू यूज सिविल फोर्स फॉर डिस्पर्सल ऑफ असेंबली अंडर सेक्शन 129 ऑफ सीआरपीसी। कौन कॉम्पिटेंट नहीं होता कि वो सिविल फोर्स यूज करे असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए अंडर सेक्शन 129? तो कौन नहीं है? एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। बाकी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इन एब्सेंस ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। देखिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है, सिविल फोर्स का यूज कर सकता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वो भी कर सकता है, और पुलिस ऑफिसर जो कि एसआई से रैंक का नीचे का ना हो, वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की एब्सेंस में वो भी असेंबली को कंट्रोल करने के लिए सिविल फोर्स का यूज कर सकता है। आंसर क्या होगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी 1973 आर्म्ड फोर्सेज कैन बी यूज्ड डिस्पर्स असेंबली फॉर मेंटेनिंग ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी। आर्म्ड फोर्सेज का यूज किया जाता है असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए सेक्शन 130 में। ठीक है, सेक्शन 130 में आर्म्ड फोर्सेज को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस अंडर सेक्शन 133 सीआरपीसी में भी पास्ड। सेक्शन 133 में कंडीशनल ऑर्डर पास किए जाते हैं पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए। तो ये कौन करता है? देखो, या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेंगे, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे, या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट करेंगे। 133 में जो कंडीशनल ऑर्डर पास किए जाते हैं पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए, वो कौन करेंगे? या तो डीएम कर सकते हैं, या एसडीएम कर सकते हैं, या फिर ईएम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक द करेक्ट आंसर। द कंडीशनल ऑर्डर पास्ड बाय ए मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन सिविल कोर्ट। दिस स्टेटमेंट इज, ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। मतलब 133 में कोई भी कंडीशनल ऑर्डर अगर पास किया है तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑथराइज्ड फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। कौन ऑथराइज किया गया है पब्लिक न्यूसेंस के लिए? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। देखिए, JM1 नहीं है, JM2 नहीं है, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो कर ही नहीं सकते, सेशन जज भी नहीं है। कौन है? EM ऑथराइज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस में बी इशूड। कंडीशनल ऑर्डर किस सेक्शन में है? सेक्शन 133 में पास किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एम्पावर्ड टू रिमूव न्यूसेंस अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी 1973। ठीक है, किसको एम्पावर किया गया है न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए? किसको किया गया है? डीएम को किया गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ठीक है, ये नहीं है JM1, CJM नहीं है, सेशन जज नहीं है, डीएम को किया गया ऑथराइज पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए। हु इज एम्पावर्ड टू पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉम्पिटेंट टू इशू ए कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी। कौन कॉम्पिटेंट है कि वो कंडीशनल ऑर्डर पास कर सकता है रिमूवल को, न्यूसेंस के रिमूवल को हटाने के लिए, पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो कौन कर सकता है? डीएम कर सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कर सकते हैं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। हमारा आंसर होगा डी, ऑल द अबव। देखिए ये क्वेश्चन कई बार बार रिपीट इसलिए होते हैं क्योंकि ये PYQs है। PYQs वो होते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन जितनी बार रिपीट होता है इसका मतलब उसका वो उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये क्या दिखा रहा है, एक क्वेश्चन को बार बार दे दिया है। ठीक है, बार बार इसलिए दिया है क्योंकि बार बार एग्जाम्स में आ रहा है, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखिए, फॉर इन्वोकिंग सेक्शन 133 ऑफ CRPC वेयर शुड बी द इनकन्वीनियंस और इन्वेशन ऑन। सेक्शन 133 को इन्वोक करने के लिए इनकन्वीनियंस और इन्वेशन कहाँ होना चाहिए? वो होना चाहिए पब्लिक प्लेस पर। ठीक है, पब्लिक प्लेस पर यदि कोई इनकन्वीनियंस होती है या इन्वेशन अराइज होता है तो 133 इन्वोक होता है, कंडीशनल ऑर्डर। ठीक है, कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस अंडर सेक्शन 133 ऑफ CRPC आर टू बी पास्ड बाई। न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए जो कंडीशनल ऑर्डर है 133 में, वो कौन पास करता है? तो देखिए DM और SDM पास करते हैं, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, CJM नहीं होगा, एडिशनल सेशन जज नहीं होगा और JM1 भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट में प्रिवेंट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। आंसर होगा 133 कंडीशनल ऑर्डर। ठीक है, कंडीशनल ऑर्डर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रोकने के लिए कंडीशनल ऑर्डर पास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए पर्सन अगेंस्ट whom an order under section 133 of CRPC is made appears and show cause against the order, the magistrate shall take evidence in the matter as in the summon case। ये ऑप्शन देखिए, दोबारा समझा देती हूँ मैं आपको। यदि कोई पर्सन है जिसको कि 133 के अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है, मतलब कंडीशनल ऑर्डर पास हुए हैं कुछ, तो उसको क्या होता है? एपियर्स, उसको एपियर होना होता है और ऑर्डर के अगेंस्ट शो कॉज नोटिस जाता है उसको कि कॉज बताओ। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? एविडेंस को इस तरीके से लेगा जैसा कि समन केसेस में लिया जाता है। टेक एविडेंस इन द मैटर एज इन समन केस। नेक्स्ट है, फॉर इन्वोकिंग सेक्शन 133 ऑफ CRPC वेयर शुड नॉट बी इनकन्वीनियंस और इन्वेशन। ठीक है, मतलब कि इनकन्वीनियंस और इन्वेशन कहाँ नहीं होना चाहिए सेक्शन 133 को इन्वोक करने के लिए? तो देखिए, प्राइवेट प्लेस या प्राइवेट पर्सन पे यदि कोई इनकन्वीनियंस होता है तो 133 अप्लाई नहीं होता है। पब्लिक राइट्स या पब्लिक प्लेस के में कोई इनकन्वीनियंस है तभी होगा वो। नेक्स्ट है, हु अमंग इज द फॉलोइंग कैन ग्रांट कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस अंडर सेक्शन 133 CRPC। ठीक है, कौन ग्रांट कर सकता है कंडीशनल ऑर्डर? DM, SDM और एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, अंडर बोथ सेक्शन ऑफ CRPC ए मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन। किस सेक्शन में मजिस्ट्रेट लोकल इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट कर सकता है? तो ये आएगा सेक्शन 139 में। सेक्शन 139 में मजिस्ट्रेट लोकल इन्वेस्टिगेशन के निर्देश दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट एप्रोप्रिएट सेक्शन ए मजिस्ट्रेट में इशू एन ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन। इंजंक्शन ऑर्डर मजिस्ट्रेट इशू कर सकता है किस सेक्शन के अंदर? तो सेक्शन 142 में इंजंक्शन ऑर्डर इशू हो सकते हैं, 142। ठीक है, इंजंक्शन ऑर्डर कहाँ इशू होंगे? सेक्शन 142 में। अंडर सेक्शन 142 ऑफ CRPC
मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू इशू इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी, ए ऑप्शन। ठीक है, सेक्शन 142 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया गया है कि वो इंजंक्शन ऑर्डर पास कर सकता है, इंक्वायरी जब तक पेंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट हैव पावर टू प्रोहिबिट रिपीटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। कौन से मजिस्ट्रेट को पावर होती है कि वो पब्लिक न्यूसेंस कंटिन्यू ना हो या रिपीट ना हो, उसको प्रोहिबिट करे। तो किसके पास पावर होगी? देखिए, डीएम के पास होगी, एसडीएम के पास होगी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ। तो हमारा आंसर होगा 1, 2 एंड 4। ठीक है, सी ऑप्शन। देखिए, डीएम हो गया, एसडीएम हो गया और ईएम जिसको कि एम्पावर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ नो पावर टू इशू एन ऑर्डर इन अर्जेंट केस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंड डेंजर। किसके पास पावर नहीं होती कि वो अर्जेंट केसेस जो होते हैं ना न्यूसेंस के या एप्रीहेंडेड डेंजर के, उसमें ऑर्डर पास करें। देखिए, डीएम, एसडीएम, ईएम, जेएम के पास नहीं होती पावर। ठीक है, अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस के जो अर्जेंट केसेस होते हैं उनमें ऑर्डर पास करने की पावर जेएम के पास नहीं होती, बाकी डीएम के पास होती है, एसडीएम के पास होती है, ईएम के पास होती है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी इज ए वाइडर एंड मोर जनरल सेक्शन देन सेक्शन 145 ऑफ सीआरपीसी। नेक्स्ट है, सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी इज डिस्क्रेशनरी वेयर सेक्शन 145 ऑफ सीआरपीसी इज मैंडेटरी। तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए, बोथ 1 एंड 2। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है? जो सेक्शन 144 है सीआरपीसी का वो वाइडर है और मोर जनरल सेक्शन है। किसकी बजाय? सेक्शन 145 की बजाय सेक्शन 144 ज़्यादा वाइडर और जनरल सेक्शन है। सेकंड थिंग, जो सेक्शन 144 है वो डिस्क्रेशनरी है, मतलब अपने विवेक से काम करना है जज को मतलब कि ईएम को, डीएम को। ठीक है, डिस्क्रेशनरी है, जबकि सेक्शन 145 मैंडेटरी सेक्शन है। तो ये दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 सीआरपीसी इज एमिनेबल टू रिट जुरिस्डिक्शन ऑन वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स। ये किस केस में कहा गया है? क्या कहा गया कि जो सेक्शन 144 है सीआरपीसी का वो रिट जुरिस्डिक्शन में अमीनेबल है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर। ये कहा गया है गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट है, नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 3 मंथ्स। आंसर होगा आपका सी। क्या वो है कि कोई भी ऑर्डर सेक्शन 144 सीआरपीसी का 3 महीने से अधिक फोर्स में नहीं रहेगा। 3 महीने होते ही ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 144 का मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है? मोर शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 3 मंथ्स। नो ऑर्डर शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 3 मंथ्स। 3 महीने का टाइम पीरियड है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी हैज़ बीन हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बाय सुप्रीम कोर्ट। सीआरपीसी का सेक्शन 144 कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ये किस सेक्शन में किस केस में बताया गया है? तो ये है मधु लिमाई वर्सेस एसडीएम मैंगोर। सेक्शन 144 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, मधु लिमाई के केस में कहा गया। ए मजिस्ट्रेट हैज़ पावर टू डील विद अर्जेंट केसेज ऑफ एप्रीहेंडेड डेंजर और न्यूसेंस अंडर। क्या कहा है कि मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो एप्रीहेंडेड डेंजर मतलब संभावित खतरों के लिए और न्यूसेंस के लिए जो अर्जेंट केसेस हैं उनको डील करने की पावर होती है उनके पास। सेक्शन 144 सीआरपीसी में होती है। नेक्स्ट है, एनी पब्लिक नोटिस इशूड और एन ऑर्डर मेड विच प्रोहिबिट्स कैरिंग आर्म्स इन प्रोसेसन और मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग
with arms shall remain in force for not more than। देखिए क्या चीज़ है, कोई भी पब्लिक नोटिस इशू किया जाता है और कोई ऑर्डर दिया जाता है जो कि प्रोहिबिट करता है कि आर्म्स लाना यानी हथियारों को लाना किसी प्रोसेशन यानी जुलूस में, कोई मास ड्रिल में और मास ट्रेनिंग में निषेध है, प्रोहिबिट है। तो ये कब कितने दिन फोर्स में रहेगा? नॉट मोर देन 3 मंथ्स, क्योंकि 144 अप्लाई हुआ है, 3 मंथ्स तक अप्लाई रहता है वो। 3 मंथ्स के बाद उसको वो अपने आप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो 144 में ऑर्डर आया, पब्लिक नोटिस इशू हुआ है कि कोई भी कोई जुलूस निकाले, मास ड्रिल करे, कुछ भी करे, उसमें हथियार लाना निषेध है। तो ये ऑर्डर रहेगा 3 महीने तक। ए ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स ऑफ सर्टेन कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन conducts training of members with arms in public place, threatening public peace and safety. With regard to this, which one among the following statement is correct? The district magistrate may, if necessary, prohibit such activity for preservation of public peace and safety बाई पब्लिक नोटिस और ऑर्डर। कि अगर डीएम चाहे और आवश्यक हो तो वह प्रोहिबिट कर सकता है इस एक्टिविटी को। क्यों? पब्लिक पीस को और सेफ्टी को प्रिजर्व करने के लिए वो एक पब्लिक नोटिस या ऑर्डर निकाल सकता है कि इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में एक्ट इवन एक्स पार्टे अंडर सेक्शन 144 CRPC if immediate prevention or speedy remedy is desirable। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? देखिए क्या कह रहे हैं कि यदि EM क्या है, एक्स पार्टी डिसीजन भी दे सकता है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर सकता है 144 में, यदि इमीडिएट प्रिवेंशन या स्पीडी रेमेडी डिज़ायरेबल है। किस काम के लिए? टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन को, अनोयंस को और इंजोरी को, टू एनी लॉफुली एम्प्लॉयड पर्सन, कोई पर्सन जो कि लॉफुली एम्प्लॉयड है, ठीक है, उसको कोई अनोय कर रहा है या इंजरी पहुंचा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। टू अवॉइड डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी, ह्यूमन लाइफ की, हेल्थ की और सेफ्टी के डेंजर को अवॉइड करने के लिए। टू अवॉइड डिस्टर्बेंस टू पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, राइट और एफ्रे, ठीक है, पब्लिक पीस को, ट्रैंक्विलिटी को, राइट और एफ्रे को डिस्टर्बेंस होने से रोकने के लिए। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऑन एनी वन और ऑल ऑफ द अबव ग्राउंड्स। डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्ट for the prevention of which an order cannot be made under section 144 CRPC। The disturbance of public tranquility, annoyance to any person lawfully employed, injury to any person lawfully employed, none of the above। तो आंसर होगा none of the above। क्यों? क्योंकि 144 किस किस एक्ट के प्रिवेंशन के लिए कार्य करता है? पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब कर रहे हैं तो कोई पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड है, उसके अनोयंस को रोकने के लिए और उसकी इंजरी को रोकने के लिए। तो आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 ऑफ CRPC shall remain in force for 2 months but can be extended by the state government for not exceeding। क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 144 का जो ऑर्डर है वो 2 मंथ्स के लिए फोर्स में रहेगा, लेकिन उसको बढ़ाया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एक बार में कितना बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 6 मंथ्स तक के लिए, ठीक है, फॉर नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सेक्शन 144A ऑफ CRPC। 144A का क्या पर्पज़ है CRPC का? तो देखिए, इट सीक्स टू इनेबल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये इनेबल करता है DM को क्या कि प्रोहिबिट एनी मास ड्रिल
और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स इन एनी पब्लिक प्लेस, किसी भी पब्लिक प्लेस पर मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग ना करे, या फिर मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग करते हुए कोई भी आर्म्स का यूज़ ना करे। ठीक है, तो डीएम क्या है, प्रोहिबिट कर सकता है पब्लिक प्लेस पर मास ड्रिल के लिए। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर्स फॉल्स अंडर, किस में आएंगे ये, सेक्शन 144 सीआरपीसी में। अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर 144 सीआरपीसी में आएंगे। नेक्स्ट है हु मे ऑर्डर टू प्रिवेंट एप्रीहेंडेड डेंजर और न्यूसेंस अंडर द सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी, कौन ऑर्डर दे सकता है कि एप्रीहेंडेड डेंजर को, न्यूसेंस को रोकने के लिए, सेक्शन 144 सीआरपीसी में। तो कौन कौन देगा, डीएम दे सकता है, एसडीएम दे सकता है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, डीएम, एसडीएम और ईएम, जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है। नेक्स्ट है फॉर व्हाट टाइम ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी रिमेन्स इफेक्टिव, क्या बोला है आपको इसमें कि कितने समय के लिए सेक्शन 144 सीआरपीसी के ऑर्डर इफेक्टिव रहते हैं। तो ये है 2 मंथ्स के लिए। ठीक है, सेक्शन 144 के जो ऑर्डर हैं वो 2 मंथ्स के लिए इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू सेक्शन 144 सीआरपीसी। ठीक है, सेक्शन 144 सीआरपीसी का केस कौन सा है, प्रवीण तोगड़िया का केस है, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस प्रवीण तोगड़िया। ठीक है, सेक्शन 144 सीआरपीसी का केस है प्रवीण तोगड़िया का केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 145 of CRPC in connection with a dispute on immovable property, the executive magistrate prior to passing his orders as regard to possession over such property, which one of the following periods he takes into consideration। क्या बोला है कि जो सेक्शन 145 CRPC के कनेक्शन में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है और ईएम को ऑर्डर पास करना है प्रॉपर्टी के पोजीशन का, तो वो कितने टाइम पीरियड को कंसिडरेशन में लेगा। तो कितना टाइम पीरियड है इसमें, 2 मंथ्स का, 2 मंथ्स। तो सेक्शन 144 और 145 दोनों में ही 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है। नेक्स्ट है, ठीक है, हमें करना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें कौन सा करेक्ट है हमको ये देखना है। तो वर्ड्स इन सेक्शन 145 आर मैंडेटरी। देखिए इसमें आपके करेक्ट हैं 1 और 3। तो जो वर्ड्स है सेक्शन 145 में जो वर्ड्स हैं वो मैंडेटरी हैं, सही है। और थर्ड क्या है, द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 107 कैन बी कन्वर्टेड अंडर सेक्शन 145, ये भी सही है। मतलब जो कि सेक्शन 107 की प्रोसीडिंग है उसको सेक्शन 145 में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन पुट ए पार्टी इन पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब ईएम क्या करेगा, ईएम क्या कर सकते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन में किसी पार्टी को रख सकते हैं, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन दे सकते हैं किसी पार्टी को, इफ़ दैट पार्टी इज डिस्पोजेस्ड अनलॉफुली। ठीक है, यदि पार्टी को अनलॉफुली डिस्पोजेस कर दिया गया है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो ईएम उसको पोजीशन में दिलवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 145 ऑफ सीआरपीसी आर इनिशिएटेड बाय द ईएम ऑन द रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सेक्शन 145 की जो प्रोसीडिंग है उसको ईएम के द्वारा इनिशिएट किया जाएगा। किसकी रिपोर्ट पर किया जाएगा, पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट पर।
पुलिस ऑफिसर जब रिपोर्ट करेगा तो 145 की प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 145 CRPC is to ward off danger of breach of peace and not to determine the title। मतलब सेक्शन 145 CRPC की प्रोसीडिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? वार्ड ऑफ करना ब्रीच ऑफ पीस के डेंजर को, एंड नॉट टू डिटरमाइन द टाइटल, किसी का टाइटल डिटरमाइन करना नहीं है, जो ब्रीच ऑफ पीस हुआ है उस डेंजर को ख़त्म करना है। ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व इन द केस ऑफ, किस केस में ये बात ऑब्जर्व की गई? ये कहा गया है नंदीराम वर्सेस चांदीराम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 145 CRPC प्रायर पोजीशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब 145 की जो प्रोसीडिंग है उसमें प्रायर पोजीशन को कंसिडरेशन में लिया जाता है। तो क्या टाइम पीरियड है? 2 मंथ्स का। मतलब कितने समय से प्रॉपर्टी किसी पर्सन के पोजीशन में है, तो वो टाइम पीरियड है 2 महीने से पोजीशन में होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी और अथॉरिटीज हैव पावर्स टू प्रोहिबिट कैरिंग ऑफ आर्म्स इन एनी प्रोसेशन और मार्च ड्रिल और मार्च ट्रेनिंग विद आर्म्स। इसमें क्या आंसर आएगा आपका? DM ओनली। मतलब किस अथॉरिटी, किसके पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी प्रोसेशन में या मार्च ड्रिल में या मार्च ट्रेनिंग में आर्म्स को प्रोहिबिट कर सकती है। तो ये केवल DM के पास है। ये वाली अथॉरिटी किसके पास है? ओनली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 145 ऑफ CRPC। ठीक है। CRPC 145 का क्या ऑब्जेक्ट है? टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ पीस, ब्रीच ऑफ पीस को रोकना। ठीक है। सेक्शन 145 का ऑब्जेक्ट है ब्रीच ऑफ पीस को ख़त्म करना। नेक्स्ट है, ए रिवीजन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड बाय सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 145 सबसेक्शन 6 ऑफ CRPC इन द कोर्ट ऑफ सेशन जज। क्या कह रहे हैं कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर पास किया है, उसके रिवीजन कौन कर सकता है? तो वो कर सकता है सेशन जज। सेशन जज उसका रिवीजन कर सकता है SDM के ऑर्डर का। कहाँ दिया गया है? 145 के सबसेक्शन 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 145 ऑफ द कोड। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए, ए मजिस्ट्रेट मस्ट ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स इमीडिएटली आफ्टर फाइलिंग ऑफ ए सिविल सूट बाय ए पार्टी एग्रीव्ड बाय प्रिलिमिनरी ऑर्डर। ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब आप करेक्ट ऑप्शन भी एक बार देख लीजिए। ए मजिस्ट्रेट में मेक एन ऑर्डर फॉर प्रॉपर कस्टडी और सेल ऑफ क्रॉप और अदर प्रोड्यूस विच इज सब्जेक्ट टू स्पीडी डिके और नेचुरल डिके ऑफ द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट विदाउट अटैचिंग इट। मान लो डिस्प्यूट किसी ऐसी चीज़ का है जैसे क्रॉप है या कोई अदर प्रोड्यूस है जो कि स्पीडी और नेचुरल डिके का है। ठीक है। तो प्रॉपर कस्टडी का ऑर्डर दे सकते हैं और सेल का दे सकते हैं विदाउट अटैचिंग। ठीक है। उसका अटैचमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट सेल हो जाएगी। नेक्स्ट है, द एफिडेविट नॉट शोन इन और अफर्म्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट आर इनएडमिसिबल इन एविडेंस। यदि कोई एफिडेविट है उसको मजिस्ट्रेट के आगे शोन नहीं किया गया या अफर्म नहीं किया गया तो वह इनएडमिसिबल होगा। ये भी सही है। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एट द टाइम ऑफ पासिंग फाइनल ऑर्डर एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस और कंटिन्यू और एग्जिस्ट।
यह ज़रूरी नहीं है कि जब फाइनल ऑर्डर पास किए जाएं तो ब्रीच ऑफ पीस का एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस शुड कंटिन्यू और एग्जिस्ट। ठीक है, ब्रीच ऑफ पीस का जो संभावना है वो कंटिन्यू और एग्जिस्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है, तो ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच प्रोविजन ऑफ CRPC कैन ए पार्टी अप्रोच एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट and pray for dropping of the proceedings initiated under section 145 of CRPC। क्या कह रहे हैं कि किस प्रोविज़न में पार्टी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है और उनको प्रे कर सकती है कि प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर दिया जाए जो कि इनिशिएट की जा रही है अंडर सेक्शन 145 ऑफ CRPC। तो जो प्रोसीडिंग को ड्रॉप करने की बात है वो है 145 सबसेक्शन 5 में। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 146 CRPC द मजिस्ट्रेट में अटैच द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट इफ ही इज अनेबल टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ एज टू विच ऑफ देम वॉज इन पोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू लैंड और वाटर अंडर सेक्शन 145 CRPC 1973। तो हमारा आंसर देखिए इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव आएगा। डिस्प्यूट मतलब क्या पूछा है कि कौन से डिस्प्यूट लैंड और वाटर से रिलेटेड है। डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू कलेक्ट रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी है और रेंट कलेक्ट करने का राइट किसका है, उससे रिलेटेड डिस्प्यूट। नेक्स्ट है, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू पोजीशन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स। फसलें हैं खेत में, उसका पोजीशन किसका होना चाहिए। डिस्प्यूट्स इन राइट टू फिशरी, फिशरी जो है उसके रिलेटेड डिस्प्यूट है, फिशरी के राइट का डिस्प्यूट है। तो ये सारे ही डिस्प्यूट लैंड और वाटर के डिस्प्यूट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिसाइडेड बाई। देखिए कोई भी डिस्प्यूट है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उसको कौन डिसाइड करेगा, आइदर बाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और बाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ऑप्शन होगा आपका सी, या तो EM करेगा या GM करेगा। नेक्स्ट है, ऑन ए बिजी जंक्शन ऑफ रोड ए ह्यूज पोस्टर और बैनर इंस्टॉल्ड बाई एन एसोसिएशन इस क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन ट्रैफिक। क्या है कि एक बिजी जंक्शन है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बैनर और पोस्टर इंस्टॉल कर दिए गए हैं जो कि ट्रैफिक को दिक्कत कर रहे हैं जाने आने में। हु फ्रॉम अमोंग इज द फॉलोइंग ऑन हैविंग इंफॉर्मेशन में रिमूव सच बैनर और पोस्टर। तो कौन उन पोस्टर्स को हटाएगा प्रोसीडिंग के द्वारा CRPC में, तो कौन हटाएगा,
11 के MCQ PYQs। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 12। थैंक यू। Thanks for watching.